अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला जो टॉपिक है वो है नैरेटिव टेक्निक का, कि कौन सी नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल की गई है हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल के अंदर। और दूसरा जो हम कंसेप्ट वो पढ़ेंगे कि मिस्टर कर्ट्स ने एंड वाले जो उनके अल्फाज थे हॉरर हॉरर, आखिर इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है। आखिर ये जो वर्ड्स हैं हॉरर हॉरर, ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं, और आखिर मिस्टर कर्ट्स इन दो अल्फाज के ज़रिए क्या कहना चाहते थे इस नावल के अंदर। तो सबसे पहले हम नैरेटिव टेक्निक को ज़रा डिस्कस करते हैं। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर फ्रेम स्टोरी का कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फ्रेम स्टोरी का ये मतलब है एक ऐसी स्टोरी जो कि स्टोरी के अंदर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे हमें ये पता है कि जब हम पढ़ते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो शुरू के अंदर चार आदमी जो थे वो एक शिप के अंदर बैठे थे, और शिप जो था वो खड़ा था टेम्स दरिया के ऊपर। बड़ा ही मशहूर दरिया है जो कि लंदन के दरमियान से बहता है। मार्लो जो है अब वो अपनी कहानी सुनाता है, और यही जो कहानी वो सुना रहा होता है यही रियलिटी में पूरे नावल की कहानी मौजूद होती है। यानी कहानी के अंदर एक कहानी मौजूद है। तो ये जो नैरेटिव टेक्निक जो यहाँ पर यूज़ की गई है वो है फ्रेम स्टोरी की। दूसरा जो दूसरा जो नाम हम इसे कह सकते हैं वो एक ओब्लीक नैरेटिव का भी हम इसे कह सकते हैं, जिसको ओब्लीक नैरेटिव का ये मतलब है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो एज अ थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर अपनी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में कहानी बयान की गई है तो वो इस तरह से होगी, आई एम मार्लो, आई वेंट टू Congo, I saw the atrocities and the cruelties of western people। यानी हर फिक्रे के अंदर आए इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इसके अंदर आए के बजाय ही इस्तेमाल किया गया है। यानी ही वेंट टू मार्लो, ही वेंट टू कॉन्गो, ही saw the atrocities of western people। यानी आय के बजाय यहाँ पर ही इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चेंजिंग की गई है इसको ऑब्लिक नैरेटिव कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, हॉरर की तरफ। अब हमें ये बात पता है कि जब मार्लो जो था, जब वो बीमार कर्ट्स को अपने शिप के ऊपर लाया, तो जो बीमार कर्ट्स था जब वो मरने लगा तो उसने आखिरी अल्फाज ये कहे थे हॉरर हॉरर, क्योंकि मिस्टर कर्ट्स ने अपनी सारी ज़िंदगी इतने लोगों पे जुल्म करने में गुजारी थी, इवन के जो लोग उनके ख़िलाफ़ बगावत करते वो उनका सर काट कर डंडे के ऊपर लटका के अपनी झोंपड़ी के बाहर लटका देते, या बाहर जो उनके झोंपड़ी के बाहर जो छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियों के ऊपर भी उन्होंने लोगों के सर काट के रखे हुए थे। इससे ये बात साबित होती है कि वो कितने ज़ालिम इंसान थे, और जितना जुल्म उन्होंने लोगों के ऊपर किया, अब मरने के वक्त उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जब मैं मर जाऊंगा तो जो आगे जहन्नुम में मेरे लिए जो अज़ाब मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो उसी अज़ाब को उसी टॉर्चर को याद करके ये अल्फाज कहते हैं हॉरर हॉरर। या ये तो एक कंसेप्ट निकलता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो क्योंकि मिस्टर कर्ट्स जो थे वो मर रहे थे और उनके आखिरी अल्फाज यही थे हॉरर हॉरर के। यानी वो मरने से पहले ये अल्फाज इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना जुल्म उन्होंने लोगों के ऊपर किया, जितना जुल्म उन्होंने वहाँ के नेटिव्स के ऊपर किया, जितना जुल्म उन्होंने आइवरी को इकट्ठा करने के लिए लोगों के ऊपर किया, अब उनको एहसास हो गया है कि मैं मर रहा हूँ, और मेरे मरने के बाद भी मेरे ऊपर भी ऐसा ही टॉर्चर होने वाला है। तो उस टॉर्चर को याद करके वो कहते हैं हॉरर हॉरर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट हो गया। अब जो दूसरा कंसेप्ट जो सामने बहुत सारे क्रिटिक्स लाते हैं वो ये है कि जो हॉरर हॉरर वो कहते हैं एंड के अंदर उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि जो जुल्म किया है वेस्टर्न पीपल ने नेटिव्स ऑफ कॉन्गो के ऊपर, वो उस जुल्म को जब वो मरने से पहले याद करते हैं तो उस जुल्म को वो कहते हैं हॉरर हॉरर, कि हमने
जो वेस्टर्न पीपल थे वो आए इस नीयत के साथ थे कि हम भाई जो कॉन्गो के जो नेटिव्स हैं उनको हम सिविलाइज़ करेंगे, उनको हम सीधे रास्ते पर लेकर आएंगे। लेकिन उनका मकसद क्या बन गया कि वो सिर्फ आइवरी को इकट्ठा करते रहे। जो उनका मेन मकसद था लोगों को सिविलाइजेशन की तरफ लाने का, वो बिल्कुल ही उन्होंने भुला दिया। इस ज़्यादती को याद करके वो एंड में मरने से पहले हॉरर का अल्फाज कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमारे सामने आता है इनकी स्टोरी के ज़रिए, मिस्टर कर्ट्स की स्टोरी के ज़रिए।